आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। 8 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है। लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में संभव है। पहला चरण 17 से 20 अप्रैल के बीच संभव है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। टीवी 9 के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में होगा। पहला चरण 17 से 20 अप्रैल के बीच होगा। आखिरी दौर का मतदान 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में 6 से 7 चरणों में वोटिंग की संभावना है। टीवी 9 के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नामांकन प्रचार के लिए 30 से 32 दिन का समय दिया जाएगा। मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज चुनाव का पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सभी सियासी दलों के नेताओं ने अपने अपने दावे भी किए। चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर राजनीतिक दल काफी उत्साहित। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस को भी इस बार लोकसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने BLO से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, CBI, ED जैसी संस्थाएं बीजेपी RSS का हथियार है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी की सरकार बदलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और RSS के हथियार हैं। और लोकसभा चुनाव के ऐलान में चंद घंटे शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। इस पर बीजेपी का दावा है कि इस बार NDA रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगा। बीजेपी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है और कहा है कि NDA का आंकड़ा इस बार 400 से पार हो सकता है। हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने और देश को अच्छी सरकार देने का दावा कर रही है। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। और लोकसभा चुनाव में देश का मूड क्या है? इस बार NDA को कितनी सीटें मिलेंगी? इंडिया फ्रंट का प्रदर्शन कैसा होगा? सभी सवालों का जवाब आज TV 9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में दोपहर 12 बजे से मिलेगा। TV 9 भारतवर्ष की आज TV 9 के ओपिनियन पोल में हर सवाल का जवाब मिलेगा। 543 लोकसभा सीटों का सबसे पारदर्शी सर्वे। आप सीट पूछिए, हम नतीजे बताएंगे। आपको फोन पर रिजल्ट की जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको 0120-490-9993 पर फोन करना होगा। इस नंबर पर अपनी सीट का रिजल्ट आप पूछ सकते हैं और #TV 9 ओपिनियन पोल पर सवाल करें, यानी फोन लगाओ, रिजल्ट पाओ। और बीजेपी आज से अपने प्रचार अभियान का आगाज करेगी। PM मोदी कर्नाटक से इसकी शुरुआत करेंगे। PM मोदी आज कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कैंपेन का आगाज करेंगे। कलबुर्गी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है और वो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि दक्षिण भारत का ये इकलौता राज्य है जहाँ बीजेपी अपने दम पर सरकार बना चुकी है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की कुल 28 में से 25 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी के समर्थक से निर्दलीय के खाते में गई थी। PM मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। PM की चिट्ठी में क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। PM मोदी ने अपनी चिट्ठी में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है।
साथ ही विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि आपका और मेरा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और देर रात दिल्ली ले आया। ईडी की टीम ने जब बीआरएस नेता की कविता को गिरफ्तार करने हैदराबाद में उनके घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम जमा हो गया। जबरदस्त नारेबाजी हुई। पुलिस ने बीआरएस समर्थकों पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। समर्थकों के हंगामे के बीच ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ दिल्ली ले आई। दिल्ली में ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली में की कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। आज उन्हें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होना होगा। देखिए ये खबर। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल को आज ACMM की कोर्ट में पेश होना होगा। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा है कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेशन जज राकेश शयाल के ईडी की शिकायत पर ACMM के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी सेशन कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सेशन कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। बड़ी बात यह है कि ईडी के समन पर केजरीवाल को आज ACMM में पेश होना होगा। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मुंबई पहुंचेगी। मुंबई में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ रैली करेंगे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन है। यात्रा आज मुंबई पहुंचेगी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया फ्रंट की रैली है, जिसमें महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंडिया के लोगों को भी एक बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और राहुल जी का जो त्याग है वो सबको पता है। और राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम। समाजवादी पार्टी ने मेरठ, बिजनौर, नगीना, हाथरस और लालगंज से दलित उम्मीदवार मैदान में उतारा है। अलीगढ़ से जाट उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ और बिजनौर से दलित उम्मीदवार उतारा है, जबकि दोनों जनरल सीटें हैं। समाजवादी पार्टी अब तक कुल 36 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। कल जारी हुई लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 6 और तृणमूल कांग्रेस के 1 उम्मीदवार का नाम है। समाजवादी पार्टी ने भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, जिस पर टीएमसी नेता लतिलेश मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। और ठाणे में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए तो चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भी दावा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुई टूट पर राहुल गांधी ने कहा कि इसका असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहाँ पे। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस के लिए अहम बताया है और कहा है कि पार्टी जो आदेश देगी वही करेंगे। ये तो हमारी सीसी है, खारगे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। और तृणमूल कांग्रेस आज पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के खिलाफ रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का दिया। टीएमसी ने बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ममता बनर्जी के चोट लगने पर शुभेंदु अधिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ममता की गिरने की आवाज धप धप जैसी लगती है।
और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना के भूपलपल्ली के एक अस्पताल में छापेमारी की। देखिए ये रिपोर्ट। भूपलपल्ली की मल्टी स्पेशलिटी पर छापेमारी की ये तस्वीरें हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डीसी अधिकारियों को बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में दवाओं के अधिकृत स्टॉक मिले हैं। छापेमारी के दौरान 11 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं जब्त की गई हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद के एक अस्पताल पर भी छापेमारी की है और बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में दवाओं के अधिकृत स्टॉक का पता चला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना यानी एक ही दिन में 3 राज्यों में रैली की। तेलंगाना के महाकालगिरी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। दक्षिण भारत से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत से लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। 19 मार्च तक पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं। 2019 में दक्षिण भारत की 131 सीट में से बीजेपी सिर्फ 29 सीट पर ही जीत पाई। इस बार पीएम मोदी का फोकस इस आंकड़े को बढ़ाना है। और हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वादा खिलाफी का जवाब देगी। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के झूठे वादे का जनता हिसाब कर देगी। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है। वोट की चोट राज्य की सरकार को ऐसी देगी कि वो भी बोलेंगे कि 15 महीने में जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो वायदे पूरे नहीं किए, अब उसका करारा जवाब जनता देने के तैयार है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महाराष्ट्र में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। नए ड्रेस कोड के मुताबिक शिक्षकों को साड़ी, सलवार और शर्ट पैंट में ही स्कूल आना होगा। शिक्षकों को अब स्कूल में जींस और टी शर्ट पहन कर आने की इजाजत नहीं होगा। 15 मार्च को जारी दिशा निर्देश के मुताबिक महिला अध्यापक साड़ी, सलवार या चूड़ीदार और कुर्ता पहन सकती है। वहीं पुरुष अध्यापक को शर्ट और ट्राउजर पहनना होगा। ग्राफिक डिजाइन वाले शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध होगा। सरकार का कहना है कि फैसला पूरे महाराष्ट्र में छात्रों के बीच अध्यापकों की इमेज को बेहतर करने के लिए लिया गया है। और बेंगलुरु में लगातार पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। बेंगलुरु इस समय सबसे बुरे जल संकट से गुजर रहा है। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद कर दी है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी को स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। पानी बर्बाद करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों ने बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने की सलाह दे दी है। सीएम सिद्धारमैया ने आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी है। और दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मुख्य सचिव को 1 सप्ताह के भीतर पानी की समस्या दूर करने का निर्देश दिया। 22 मार्च को दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव को पानी और सीवर के उस मुद्दे पर रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा जिसका समाधान हो चुका है। दरअसल दिल्ली के लोगों को गर्मी में पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा में चर्चा की गई। कई विधायकों की ओर से रखी गई समस्याओं पर जवाब देते हुए जल मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव को शिकायतें भेजने के बाद उनमें से काफी दूर हुई हैं और कुछ समस्याओं का समाधान होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राप्ती नदी में नहाने के दौरान 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह 11:30 बजे का है। 3 युवक नदी पर बने पीपा पुल को पार करके दूसरी तरफ चले गए और नदी में नहाने लगे। कुछ देर नहाने के दौरान अचानक एक युवक गहरे पानी में चला गया, जिसको बचाने के लिए 2 और युवक गहरे पानी में पहुंच गए। बचाने के बजाय तीनों एक साथ डूबने लगे। जब तक लोग कुछ समझते तब तक तीनों नदी में डूब गए। नदी में 3 युवकों के डूबने की घटना के बाद गोताखोर बुलाए गए और तलाश शुरू की गई।
करीब 2.5 घंटे के बाद तीनों शव को बाहर निकाला गया। और हैदराबाद में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वन पहुंची और वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। शाम तक हमें अलग अलग ढंग के प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने अपने जहाँ दूर दराज से आए हुए हैं अपने धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर अंत में जाके वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर रहे हैं। और राजस्थान के जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन तैनात होने वाली है। पाकिस्तान की सीमा पर अपाचे मजबूत डिफेंस वॉल की तरह होगा। पाकिस्तान की हिमाकतों का जवाब अब अपाचे हेलीकॉप्टर देंगे। जोधपुर में तैनात पहले स्क्वाड्रन में कुल 6 अपाचे शामिल हैं। अमेरिका से 3 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इसी साल मई में होगी। बाकी के बचे 3 अटैक हेलीकॉप्टर जून 2024 तक आर्मी को मिल जाएंगे। इस स्क्वाड्रन से सामरिक तौर पर अहम पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में जंगी क्षमताओं में कई गुना इजाफा होगा। इससे भारतीय सेना की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। अपाचे के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती पाकिस्तानी बॉर्डर के बेहद करीब होगी। दुश्मन के साजिशों का माकूल जवाब मिलेगा। 1 करोड़ की आबादी वाला कैरेबियन देश हैती सुलग रहा है। हैती में सरकार को लेकर अस्थिरता है। हैती में माफिया बेकाबू है। पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हैती से हिंसक की खतरनाक तस्वीरें सामने आई है। ये हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस का जेल है, जिसमें से काला धुआं उठ रहा है। इस जेल में गैंग वॉर हुआ है, जिसमें कई गैंगस्टर के ग्रुप आपस में भिड़ गए। 3-4 दिनों से हैती के कई शहरों से इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर टायरों में आग लगाई जा रही है। इस दौरान हैती के गैंगस्टर सड़कों पर निकल आ रहे हैं। कई प्रशासनिक इमारतों को अभी काबू में ले लिया गया है। हालांकि मिलिट्री ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें सीधे तौर पर माफियाओं से भिड़ंत हो रही। सीरिया में लाखों लोगों ने प्रदर्शन के जरिए 2011 से जारी युद्ध को रोकने की गुहार लगाई है और सीरिया की बर्बादी पर अफसोस जताया है। तस्वीरें सीरिया के इदलिब की हैं। 13 साल से जारी युद्ध के खिलाफ लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में होल्डिंग्स और सीरिया के झंडे लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने 2011 से जारी भीषण युद्ध को रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1 दशक से जारी युद्ध ने सीरिया को खंडहर बना दिया है। हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। सीरिया में जारी युद्ध में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, तो 10 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। सीरिया की आधा से ज्यादा आबादी को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। और रूस के जंगलों में लगी आग विकराल होती जा रही है। भीषण आग से कई घर राख बन चुके हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। धू धू कर जलता जंगल, बेकाबू आग की लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार। तस्वीरें रूस के जंगलों में लगी विकराल आग की हैं। इस आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों घर जलकर खाक हो चुके हैं। कई जंगली जानवरों ने भी जान गंवाई है, तो कई मवेशी भी इस आग में झुलस गए। आग ने कई किलोमीटर तक कोहराम मचाया है। रूस के फायर फाइटर्स, सेना के जवान इस आग पर काबू पाने के लिए दिन रात मशक्कत करने में जुटे हैं। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया है, तो काफी लोगों को सुरक्षित इलाकों में भी शिफ्ट किया गया है। और गाजा युद्ध के खिलाफ यमन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोगों ने इजरायल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तस्वीरें यमन में इजरायल विरोधी प्रदर्शन की हैं। यमन के लाखों लोगों ने गाजा युद्ध के खिलाफ नाराजगी जताई। सड़कों पर उतरी यमन की आवाम ने इजरायल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लाखों लोगों की भीड़ ने हमास के खिलाफ हमदर्दी जताई और हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाला बताया। यमन के इस प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ जंग में उतरने की मांग की और कहा कि इजरायल को माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है। इजरायल विरोधी प्रदर्शन में लोगों का खासा आक्रोश दिखाई दिया। गाजा युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। बीजेपी के 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए गए हैं।
बीजेपी ने अपने कोटे से 6 मंत्री बनाए हैं, जबकि जेडीयू से सभी पुराने चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जाति समीकरण का ख्याल रखा गया है और हर जाति को सरकार में हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई है। अब सरकार में सीएम समेत कुल 30 मंत्री हो गए हैं। इसमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, हम पार्टी और निर्दलीय कोटे से एक मंत्री बनाए गए हैं। 2020 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब भी यही फार्मूला था। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, पशुपति पारस के साथ कोई मतभेद नहीं, सब कुछ ठीक है, एनडीए गठबंधन एक है। पशुपति पारस ने कहा था हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। सब कुछ ठीक है, आगे इंटैक्ट है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, आगे भी इंटैक्ट रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जो कुछ भी आपस के अंदर कुछ इस प्रकार का कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद है, सब मतभेद दूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है।